हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस कंप्यूटर की जो नई सीरीज हमने शुरू की है के पार्ट 2 को लेकर आए हैं, जहां पर हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे पीएस, ईपीएस, आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जाम्स के, ठीक? तो आज इस क्लास 2 में हम एपीएस 2021 में एक और पेपर हुआ था, 2 पेपर हुए थे। तो पहला पेपर हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम पेपर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये दूसरी शिफ्ट में हुआ था, ठीक? तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर से। तो आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो काफ़ी इस पे अच्छे से फोकस करिएगा। तो चलिए आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक? और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक? उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी चीज़ें बता पाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? निम्नलिखित में क्या एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? विंडोज ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, एक्चुअली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आजकल कोई भी आप जनरल कंप्यूटर खरीदते होंगे तो उसमें विंडोज जला मिलता है। अगर आप एप्पल खरीदें तो उसमें विंडोज नहीं मिलता। एप्पल के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें मैक ओएस मिलता है, ठीक? बेसिक, हाँ ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबाल, हाँ ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये पूछा है कि क्या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो विंडोज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये देखिए, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे ये देखिए सी है, ये सी प्लस प्लस है, ठीक? जावा, को बेसिक, ठीक? और एक होती है कोबाल। तो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिन्हें मैं एक जगह लगा दिया हूँ, ठीक है? आपके रेफरेंस के लिए इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आपको और भी आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम भी बता दूंगा और बार बार इन्हें बताता चलूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है? आपको किसी किताब की जरूरत न पड़े। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोगल की इन कीबोर्ड? निम्नलिखित में से कुंजी पटल पर कौन सी टोगल कुंजी है, ठीक? तो नम लॉक, हाँ ये एक टोगल की है। शिफ्ट ये एक टोगल की नहीं है। इंटर ये एक टोगल की नहीं है। आल्ट ये भी नहीं है। राइट ऑप्शन विल बी ए। तो देखिए हमारे जो कीबोर्ड होता है ना, पे मुख्य रूप से 3 टोगल कीज होती हैं, ठीक? ये देखिए टोगल की लगाई है मैंने। एक तो होता है कैप्स लॉक, दूसरा होता है स्क्रोल लॉक, यहाँ ऊपर है स्क्रोल लॉक, तीसरा होता है नम लॉक। अब देखिए नम लॉक अगर ऑन है तो आपकी ये जो ये बटन है ना, 1 2 3 न्यूमेरिकल बटन, ये काम करेंगी। और अगर ये ऑफ है तो ये बटन काम नहीं करेंगे, ठीक? नम लॉक का ये इस्तेमाल होता है। ये स्क्रोल लॉक है, जैसे आपके कई पेजेस हैं, 1 2 3, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने बहुत सारे पेजेस खोल रखे हैं। अब आप पेज नंबर 2 पे है, यहाँ पे आपने स्क्रोल लॉक को एक्टिवेट कर दिया, तो आपका पेज यहीं पे रुका रहेगा, स्क्रोल होके ऊपर या नीचे नहीं जाएगा माउस के आप स्क्रोल करने पर भी। तो इसे कहते हैं स्क्रोल लॉक। फिर यहाँ पे है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है, जैसे मान लिया आपने स्मॉल ए बी सी लिखा है, अब आपको कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक दबा देंगे। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो आपका सब कुछ कैपिटल में लिखा आएगा। ये कैपिटल में है तो कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो हर चीज फिर स्मॉल में लिखा आएगा, ठीक है? तो ये होता है इन 3 टॉगल कीज का इस्तेमाल। ऐसे तो 4 टॉगल कीज हैं, लेकिन जो चौथी टॉगल की है अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में भी नहीं आती है और कहीं इसका बहुत कोई फंक्शन भी नहीं रह गया है, ठीक है? वो होती है इंसर्ट। तो 4 तरह की टॉगल कीज हैं, एक कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रोल लॉक और इंसर्ट, ठीक? इंसर्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने टॉगल कीज को इंसर्ट किया था कहाँ पर? विंडोज 95 में। विंडोज 95 ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो किस लिए? कि जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, मतलब जिनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी कम है और जो विजुअल इंपेयरमेंट है, मतलब जिनको देखने में दिक्कत होती है, वो लोग टॉगल कीज से कुछ फंक्शंस को एक्सेस कर पाए, उनके लिए ये इंट्रोड्यूस की गई थी विंडोज 95 में, ठीक? टॉगल कीज। चलिए आइए, अब आपसे पूछा जाएगा टॉगल कीज, तो आप बता पाएंगे? केवल 3 ही टॉगल कीज होती हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी अभिकलन यंत्र हैं सिवाय।
आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। तो नोटबुक कंप्यूटर, ये जो नोटबुक कंप्यूटर है ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, हाँ बिल्कुल है। इसमें आप कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ। सेलुलर टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन, हाँ बिल्कुल आप इसमें कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं डिजिटल स्कैनर जो होता है, क्या ये कैलकुलेशन के काम में आता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप कैलकुलेशन नहीं करते बल्कि आप कोई फोटोग्राफ या टेक्स्ट के पेजेस को डालते हैं और ये इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट अब आज नहीं यूज होता, अब ये बंद हो गया है। पहले यूज हुआ करता था यूएस और यूरोप जैसे देशों में। यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो अपने पास एक ऐसे मोबाइल जैसी डिवाइस होती थी, उसको रखते थे और ये पेन से उसको ऑपरेट करते थे। वो अपना देखते थे कि क्या हमारा शेड्यूल है, कहाँ मीटिंग है, क्या है, कैसे है। ये नेट से कनेक्टेड नहीं होता था, यहाँ पे सारा डाटा बस रखा जाता था। ठीक है। ये एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह होता था, असिस्टेंट होता है ना सबका, तो ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट था। ठीक। तो इसमें भी कैलकुलेशन हो सकती थी उस समय। तो सही। तो पूछा है कि किसमें कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं है। तो डिजिटल स्कैनर एक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ओ ये एक सेकेंड, ये मेरे पर्सनल जीमेल का स्क्रीनशॉट है। क्वेश्चन ये है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। तो अगर आप लोग जीमेल यूज करते होंगे, यूज करते ही होंगे, आज के दौर में जीमेल कौन नहीं यूज करता, सबकी एक जीमेल आईडी होती है। तो जीमेल आईडी में अगर आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड अगर आप खोलते हैं तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में जब नीचे आएंगे, इनबॉक्स के बाद होते हुए सबसे नीचे यहाँ स्पैम मिलता है। इसी को कहते हैं जंक ईमेल। इसमें जितने भी प्रमोशन वाले ईमेल होते हैं कंपनी के, भर भर के आते हैं। ठीक है। वो सारे यहीं पे देखिए इकट्ठा होते हैं। देखिए यहाँ 4 लिखा है ना, तो 4 है यहाँ पे स्पैम। एक यूनियन बैंक का, वो है, ये वो क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर सैमसंग, ये सब क्या है, स्पैम्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, जंक ईमेल्स हैं। तो ये रहा। तो जंक ईमेल क्या होती है, स्पैम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सब थोड़ा फिगर से इसलिए डिफॉर्म है क्योंकि मैंने एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, बट सिस्टम ऑफ हो गया तो वीडियो खराब हो गई मेरी, फिर से मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोच लीजिए। हाँ। तो ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस इस, कंप्यूटर वायरस है एक हार्डवेयर है? नहीं, हार्डवेयर तो माउस होता है, कीबोर्ड जो होता है वो एक हार्डवेयर होता है, जो हमारा मॉनिटर होता है वो एक हार्डवेयर होता है। ठीक है। तो ये वायरस एक हार्डवेयर नहीं था। क्या एक विंडोज टूल है? नहीं, विंडोज के साथ ये नहीं मिला होता। ठीक। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? हाँ एक प्रोग्राम ही है। क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता तो आप सिस्टम के साथ इसको मिला होता, नहीं, सिस्टम के साथ ये मिलता नहीं है। ठीक है। ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन एक हार्मफुल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाता है। ठीक। तो देखिए ये, तो कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस, ये याद रखिएगा, मैलिशियस मतलब गंदा, खराब, मैलिशियस कोड या प्रोग्राम होता है जो कि डिजाइन किया जाता है स्प्रेड होने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक। और कॉजिंग डैमेज टू डाटा एंड सिस्टम ऑपरेशन, जो डैमेज करता है कंप्यूटर में कोई डाटा है या जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस है उनको, कंप्यूटर को स्लो कर देता है, हैंग कर देता है बार बार। ठीक है। तो यही सब वायरस का काम होता है। तो क्या है, एक मैलिशियस कोड या प्रोग्राम होता है वायरस। ठीक है। तो यही पूछा गया था कि क्या होता है कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम ही होता है कंप्यूटर वायरस, बस खराब होता है, मैलिशियस प्रवृत्ति का होता है। ठीक। तो एक ये एक सेकेंड एक्सक्यूज मी जरा सा। तो ये अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, कौन सा उपकरण एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित अभिकलन उपकरण है। पर्सनल कंप्यूटिंग, हाँ इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगता है। मेन फ्रेम, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगता है। वर्क स्टेशन, इसमें भी लगता है। सर्वर, इसमें भी लगता है। इन सभी में माइक्रो प्रोसेसर तो यूज होता है, लेकिन ये सभी क्या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं? नहीं।
कंप्यूटिंग डिवाइस का केवल पर्सनल कंप्यूटर है, मतलब व्यक्तिगत रोज के यूज में आप केवल पर्सनल कंप्यूटर पे ही कंप्यूटिंग का काम करते हैं। बाकी सब पे आप कंप्यूटिंग का काम नहीं करते, ठीक? न सर्वर पे आप कोई कैलकुलेशन करने का काम करते हैं या कोई काम करते हैं, मेन फ्रेम पे भी आप नहीं करते हैं, ठीक है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर पे ही काम करते हैं। देखिए ये एक क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? ऐसे होता है, ये मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर बैठा होता है, ठीक है? तो अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, देखिए लिखा है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जो कि डिजाइन की जाती है कंप्यूटिंग नीड्स के लिए। एक इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति के जो कंप्यूटिंग नीड्स होती हैं उनके लिए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द मेन रीजन टू इनक्रिप्ट अ फाइल इज टू, एक फाइल को कूट करने का मुख्य कारण, रिड्यूस इट्स साइज, क्या किसी को इंक्रिप्शन करने का ये कारण होता है साइज कम किया जाए? नहीं। सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन, हाँ बिल्कुल सही। प्रिपेयर इट फॉर द बैकअप, नहीं। इंक्लूड इट इन द स्टार्टअप सीक्वेंस, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन होगा। किसी भी चीज को इनक्रिप्ट हम करते हैं किसके लिए? उसको सिक्योर करने के लिए, कि जब उसका ट्रांसमिशन हो एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वो सेफ रहे। जैसे व्हाट्सअप आप करते होंगे, ठीक है? तो व्हाट्सअप में जब आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं ना दूसरे के फोन पे, तो जब आप पहले फोन पे व्हाट्सअप मैसेज यहाँ टाइप करते हैं तो फिर वो इनक्रिप्ट हो जाता है, और फिर दूसरे मैसेज मोबाइल पे जाके वहां पे डिक्रिप्ट होता है, और फिर आप देख पाते हैं। के बीच में अगर कोई भी हैकर बैठा हुआ है, वो उस मैसेज को निकाल ले, ठीक है? तो भी वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, वो उसे समझ में ही नहीं आएगा, ना उससे कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, ना उसमें कुछ देख सकता है, ठीक है? तो ये होता है इनक्रिप्शन का फायदा। तो देखिए जब जैसे कोई एक सिंपल फाइल है, रॉ फाइल है, उस पे इनक्रिप्शन कर दिया गया, मतलब उसे पासवर्ड लगा दिया गया और इनक्रिप्ट कर दिया गया है, ठीक? फिर अब देखिए वो फाइल क्या हो गई? इनक्रिप्टेड हो गई है, इनक्रिप्टेड फाइल। अब उसे ईमेल से हमने भेज दिया, अब ईमेल से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा इनक्रिप्टेड फाइल। अब आप पासवर्ड उसे फोन से या मैसेज से बता देंगे, उस पासवर्ड को यूज करेगा तो वो फिर से सिंपल फाइल उसे खुल जाएगी, अब वो देख सकता है कि क्या है कैसे है। तो आप समझ गए होंगे, इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है, व्हाट्सएप में बड़ा जनरली यूज होता है, इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, ठीक? फिर अगला क्वेश्चन है कि हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक विच इज नंबर वन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया? फेसबुक जो कि भारत की नंबर वन वेबसाइट है, उसके संस्थापक कौन है? उनके संस्थापक है मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग जो ये फेसबुक है उसके फाउंडर है, ठीक? तो इनको तो आप जानते ही होंगे, मार्क जकरबर्ग को कई बार देख लिए होंगे आप। ये व्यक्ति कौन है जो फोन लेके बैठे हैं? ये है मार्टिन कूपर, ठीक? मोबाइल फोन्स के फाउंडर या पिता कौन है? मार्टिन कूपर। इनको याद रखिएगा, मार्टिन कूपर कौन है? फादर ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक? ये कौन है? ये है बिल गेट्स। और ये किसके साथ है? आप बताइए। ये है डॉली चाय वाला के साथ, ठीक? तो बिल गेट्स ये रहे। कुछ दिन पहले ये डॉली चाय वाला बहुत ही फेमस हो गए थे, क्योंकि इन्होंने चाय पिलाई गई थी बिल गेट्स को। बिल गेट्स कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर रहने की वजह से ये 10-15 साल तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे। इस समय तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क हैं, लेकिन इनसे पहले बिल गेट्स 10 से 15 साल तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, ठीक? तो जो डॉली चाय वाला कल इसीलिए फेमस हुए कि उन्होंने बिल गेट्स को चाय पिला दी, ठीक? फिर यहाँ पे है ऑर्कुट बाई कुटकोकेन। देखिए मैं ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है, ऑर्कुट, ठीक है? तो ये देखिए आपको पता होगा, ऑर्कुट एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी जो अब बंद हो गई है। तो मैंने इसे यूज किया था अपने समय में। तो ये 2004 में फाउंडेड हुई थी, किसके द्वारा? ऑर्कुट, जो भी हैं भैया जी ये हैं, इनका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, बस आप याद रखिए ऑर्कुट के फाउंडर ऑर्कुट नाम से ही है। तो फेसबुक के फाउंडर, फेसबुक की 2004 में फाउंडेड हुई थी, मार्क जकरबर्ग की है, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ट्विटर 2006 में बनी थी, उसके फाउंडर कौन है? जैक डोर्से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। आप लोग ट्विटर अभियान करते रहते हैं, अभी यूपीपीएससी के लिए आपने किया, ठीक है? और भी अदर्स एग्जाम्स के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप करते रहते हैं। तो आप कहाँ पे करते हैं? ट्विटर पे करते हैं। ट्विटर के फाउंडर का आपको नाम नहीं पता होगा, जैक डोर्से नाम है उनका। व्हाट्सएप आप रोज डेली यूज करते हैं सुबह से शाम, लेकिन आपको फाउंडर का नाम नहीं पता होगा। तो वो जॉन कॉमन है और ब्रांड एक्टन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपके। इस बार एग्जाम में मार्क जकरबर्ग पूछ दिया, आई होप अगली बार बिल गेट्स को पूछ दे, मार्टिन कूपर को पूछ दे, या ट्विटर के फाउंडर या व्हाट्सएप के फाउंडर को पूछ दे, ठीक है? तो इसीलिए मैं इन सब चीजों को एक जगह कलेक्ट करके लेके आता हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ मैं इन चीजों के लिए।
आई होप मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जाएं और अपना रिव्यूज जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और मैं आगे कोशिश करूंगा आपके लिए इससे और बढ़िया बढ़िया क्लासेस लाने के लिए। प्री वाईक्यू तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और बाद में आपके लिए एक पूरी फुल फ्लेश क्लासेस लेके आऊंगा कि कंप्यूटर में क्या है कैसे है, ठीक है, ताकि आप लोग हाई कोर्ट में जो एग्जाम दें आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन, सोचिए कितना ज्यादा वेटेज है कंप्यूटर का, और हंसते हंसते निकल जाएगा। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड? इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहली बात है, इंटेल है क्या? इंटेल एक कंपनी है, ठीक है। आप कंप्यूटर जो यूज करते हैं ना, कंप्यूटर में एक तो सीपीयू होता है, सीपीयू। सीपीयू में कुछ नहीं, एक चिप लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। जिसे बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इंटेल। इस चिप को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंटेल है। इंटेल के इस समय जो प्रोसेसर चल रहे हैं, आप सुनते होंगे, एक है i3, एक है i5, फिर है i7, i10, ठीक है। ये सब इंटेल के चिप्स हैं। मेरा जो सिस्टम है इस समय i5 पे काम कर रहा है। अब इस समय मार्केट में i7 आ गए हैं, i10 आ गए हैं। ये सब जितने सीरीज बढ़ती जाएगी, सिस्टम उतना फास्ट होता जाएगा, ठीक है, स्मार्ट होता जाएगा, ये बहुत सारी चीजें इसमें बढ़ती जाती हैं। तो यही पूछ रहा है कि इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए का मैप है। यूएसए में जो कैलिफोर्निया राज्य है, ये देखिए यहाँ पर है। कैलिफोर्निया राज्य जो है, इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए कह लीजिए या वर्ल्ड कह लीजिए। यहाँ पे दुनिया की सारी जितनी बड़ी भी आईटी की कंपनियां हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो यहाँ पे है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो यहीं पे है इसका हेडक्वार्टर। तो भारत में नहीं है, वर्जीनिया में नहीं है, कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे? सांता क्लारा, कैलिफोर्निया। आपको केवल राज्य पता हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो इतना ही नहीं कि यहाँ पे केवल इंटेल का हेडक्वार्टर है। ये देखा, इंटेल का हेडक्वार्टर ये है। यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर है, जैसे एनवीडिया का हेडक्वार्टर है, एप्पल का हेडक्वार्टर है, अल्फाबेट का हेडक्वार्टर है, गूगल का हेडक्वार्टर है। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। मेटा प्लेटफॉर्म्स का हेडक्वार्टर है, और मेटा जो है इस समय फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। ब्रे, ये ब्रेक डॉट कॉम की है, वीजा की है, नेटफ्लिक्स की है, सेल्स फोर्स की है। तो ये सब देखिए, ऐसी वहां पे हजारों कंपनियां हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जाइंट्स आईटी कंपनीज हैं, उन सभी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में ही है, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी बड़ी आईटी कंपनी का नाम अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे हंसते हुए? कैलिफोर्निया, ठीक। इंडिया पे मत चले आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन गलती हो गई है। अटरनेट एक समुदाय है, जबकि यहाँ इंटरनेट होगा। इंटरनेट एक समुदाय है। सॉफ्टवेयर बंडल्स का? नहीं। वेब पेजेस का? कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। वेबसाइट्स का? ये भी वही बात हुई, नहीं। इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का? हाँ बिल्कुल सही, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का ही बंडल होता है इंटरनेट। देखिए, ट्विटर एक, ट्विटर ने अपनी साइट बनाई, वो आके इंटरनेट पे जुड़ गए। फेसबुक ने अपनी साइट बनाई, वो अपने आके जुड़ गए। गूगल ने बनाई, वो आके जुड़ गए, ठीक है। HCL ने बनाई, वो आके जुड़ गए। ऐसे हजारों कंपनियों ने अपनी साइट बनाई और वो आके एक जगह जुड़ गए, और बन गया क्या? इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, बस और कुछ नहीं। और फिर आप इससे एक्सेस कर लेते हैं, तो आप अपना नेट यूज कर पाते हैं, ठीक। तो इंटरनेट कुछ नहीं, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द स्मॉलर यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड, यहाँ पे इज है। एक डाटाबेस में रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो मैं यहीं तक जब पढ़ा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे दिमाग में आ गया बिट। बिट मैं ढूंढा, मुझे ऑप्शन में मिला ही नहीं। फिर मैंने इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। तो डाटाबेस की बात क्या है कि डाटाबेस, डाटाबेस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो होती है फील्ड। अब याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ बिट। अ बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट इज दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट। तो जो डाटाबेस होता है, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है फील्ड। ऐसे तो बिट दिखाया है कि बिट होती है, फी बाइट होती है, लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकल यूनिट होती है डाटाबेस की सबसे छोटी, वो होती है फील्ड। फील्ड के ही आगे रिकॉर्ड आता है, टेबल आता है, डाटाबेस आता है, डीबीएमएस आता है। ये सब चीजें आपके काम की नहीं है। आपको बहुत नॉर्मल चीजें जाननी है डाटाबेस के बारे में, ठीक है।
तो फील्ड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा बेस की। और मैं बताया था ना कि डाटाबेस मैनेजमेंट की दुनिया की सबसे फेमस कंपनी है ओरेकल। डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात बताई थी, आप उसे भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, लेआउट है, मार्जिन है या गैप है? तो ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। कैसे पता आपको? भाई कंप्यूटर यूज करने से पता चलती है बातें, या मोबाइल भी यूज करते होंगे तो आपको पता होंगी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड रहता है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक, यहाँ पे मैंने एक कट करके कॉपी लगाया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो देखिए ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शंस के अंदर आ रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज ऐसे खड़ा रहता है, लैंडस्केप में ऐसे लेट जाता है, ठीक है। मैं ऐसे हंसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे ही होता है ना, पोर्ट्रेट में आपकी मोबाइल ऐसे रहती है, फिर आप अगर लैंडस्केप में लगाते होंगे तो स्क्रीन ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड। फिर इसके बाद क्या है? पेज मार्जिन। देखिए जैसे क्या होता है ना, कोई एक पेज है, पेज के अगल बगल नीचे कितना छूटेगी जगह, ऊपर जगह कितनी छूटेगी, दाएं कितनी छूटेगी, बाएं कितनी छूटेगी, इसे कहते हैं पेज मार्जिन। पेज साइज का मतलब होता है, ऐसे बहुत तरीके के पेजेस आते हैं मार्केट में। A4 साइज, लीगल साइज, A3 साइज, A2 साइज, देयर आर लॉट्स ऑफ साइजेस अवेलेबल ऑन द इन वर्ड बेसिस। तो ये यहाँ पे साइजेस का ऑप्शन होता है, ठीक है। और ये पेज लेआउट। ये पेज लेआउट क्या है भाई? पेज लेआउट सबसे बड़ा ऑप्शन है जिसके अंदर ये सब कुछ आ रहा है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ठीक है। तो पेज लेआउट में ही ये सारी चीजें आती हैं कि पेज मार्जिन कैसा होगा, पेज गैप कैसा होगा, पेज ओरिएंटेशन कैसा होगा, ठीक है? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एम एस वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। एम एस वर्ड में रिप्लेस जो विकल्प है उपलब्ध होता है। तो किसके बारे में कह रहा है कि रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो देखिए ये एम एस जो वर्ड है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ। अब आपको दिख पा रहा होगा साफ साफ। ये एम एस वर्ड है, लिखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें ऊपर एक एडिट ऑप्शन होता है, एडिट। एडिट को खोलेंगे तो उसके अंदर क्या क्या मिल जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। ये सब कहाँ मिलते हैं? एडिट के अंदर। तो आप ये याद रखिएगा एडिट के अंदर कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है? देखिए सारे नहीं याद रखने हैं, केवल यही याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस। एडिट मतलब आप समझते भी होंगे किसी चीज को बदलाव करना। तो बदलाव कैसे होगा? आप उसके अंदर कट कर दीजिए, कोई हिस्सा हटा दीजिए, कुछ कॉपी करके डाल दीजिए, कॉपी करके वहां से निकाल लीजिए, पेस्ट कीजिए, ठीक है। किसी चीज को फाइंड करके रिप्लेस कर दीजिए। ये सब एडिटिंग के तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये सब रिप्लेस ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? एडिट के अंदर मिल रहा है, ठीक। अब अगर आगे आपसे कोई पूछा जाएगा कि कट कहाँ है, कॉपी कहाँ है, पेस्ट कहाँ है, फाइंड कहाँ है, तो भी आप बता पाएंगे कहाँ पे है? एडिट के अंदर है, ठीक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। ओहो, फिर से वही क्वेश्चन देखिए रिपीट कर दिया कि किस मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है कट, कॉपी या पेस्ट करने के लिए। मैंने जस्ट यही बताया है, एडिट को यूज किया जाता है। ये अभी था ना, ये देखिए एडिट के अंदर सारे ऑप्शंस है। तो कट, कॉपी, पेस्ट के लिए एडिट ऑप्शन को यूज किया जाता है। देखिए अभी जस्ट पढ़ाया हुआ, जस्ट देखने को मिल गया, आया हुआ है प्रीवियस ईयर। अगर आपको देखिए पता होता तो आप एक बार में दोनों क्वेश्चन कर लेते। फिर अगला क्वेश्चन है द ग्राफिकल पिक्चर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर, etc। कंप्यूटर स्क्रीन पर आलेखित चित्र जो फाइल, फोल्डर इत्यादि वस्तुओं को दिखाता है क्या कहलाता है? टास्क बार, विंडोज, डेस्कटॉप या आइकन? इसका फिक्स आंसर है आइकन्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, वो बात समझ में ही नहीं आई। जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन खोलते होंगे ना, देखिए खूब बड़ा ऐसे मैंने कर दिया है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे यहाँ फोल्डर्स दिखाई देते होंगे, ये माई कंप्यूटर दिखाई देता होगा, ठीक है, कुछ फाइल्स दिखाई देती होंगी, ठीक है। तो इन्हीं को आइकन्स कहा जाता है। ये क्या है? आइकन्स है। और यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ये फोल्डर्स या फाइल्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इनके लिए एक नाम है आइकन्स। इन्हें आप दाएं बाएं घुमा फिरा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ये पूछा है ना कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे फोल्डर और फाइल के रूप में, फाइल या फोल्डर के रूप में, तो वो क्या होती है, आइकन्स होते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन। अब एक स्क्रीन पर कितने रंग के बिंदु, क्वेश्चन क्या पूछा, कितने रंग के बिंदु, Excuse me, एक रंग का एक पिक्सल बनाते हैं। मैं अब देखिए पूरी बात समझाना चाहता हूँ। ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे होंगे डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को पिक्सल्स कहते हैं। देखिए कितने यहाँ पे लाखों पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल्स मिलके ही फोटोज बनाते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगे, स्क्रीन की इमेज उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी। ठीक, पिक्सल्स जितने कम होंगे, इमेज उतनी ही फटी या धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये जो एक पिक्सल है ना, एक पिक्सल, ये जो करोड़ों है ना, मैं इसको एक पिक्सल निकाल लीजिए, ऐसे चौकोर सा है ना, इस एक पिक्सल में कौन कितने कलर्स यूज होते हैं, कितने कलर्स के कलर्स यूज होते हैं, तो तीन कलर्स यूज होते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, जो तीनों प्राइमरी कलर है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो वही तीनों कलर्स यूज होते हैं इस एक पिक्सल के कलर में। और ये तीनों कलर मिलके ही दुनिया में कोई भी कलर बनाना हो, इन तीनों कलर से ही बन जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्राइमरी कलर्स भी कहा जाता है। तो ये इस पिक्सल्स में इन्हीं तीनों कलर की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, अलग अलग इमेजेस बनती रहती हैं। तो क्या पूछा था, इसका आंसर होगा डी, कि हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन स्क्रीन। तीन कलर डॉट्स होते हैं, RGB मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत करके ये सब चीजें लानी पड़ती हैं एक जगह से। देखिए लिखा है ना, पिक्सल्स कंबाइन इन डिफरेंट इंटेंसिटीज टू क्रिएट कलर्स। जो पिक्सल्स होते हैं ना, वो कंबाइन करते हैं डिफरेंट इंटेंसिटीज में कलर्स को बनाने के लिए। और हर एक पिक्सल के अंदर तीन कलर होता है, रेड ग्रीन और ब्लू, और तीनों क्या है, प्राइमरी कलर है। अगर ये सभी जो है फुल इंटेंसिटी में आ जाए, सब एक ही फुल इंटेंसिटी में एक साथ जुड़े हैं, तो व्हाइट कलर बन जाएगा। अगर तीनों की इंटेंसिटी जीरो हो जाए तो ब्लैक कलर दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए ये सब बहुत ज्यादा बातें हो गई आपके पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS DOS एक्सटर्नल कमांड। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया आपके पेपर के हिसाब से, ये थोड़ा सा ओ लेवल की बात हो गई है, फिर भी अब एग्जाम में पूछा है तो मैं बता ही दूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा MS DOS का बाहरी आदेश है। तो मैंने यहाँ लगा दिया है कि आपके रेफरेंस के लिए कि MS DOS में कौन से इंटरनल कमांड्स होते हैं और कौन से एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। तो पूछा गया कि कौन सा एक्सटर्नल कमांड है, डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टरी नहीं है, कॉपी कॉपी भी नहीं है, फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट देखिए यहाँ लिखा है, फॉर्मेट एक एक्सटर्नल कमांड है, बिल्कुल सही, फॉर्मेट एक एक्सटर्नल कमांड है। तो ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है आपके पेपर के हिसाब से, भूले भटके आ गए, बहुत कोई इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है MS DOS के कमांड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स, हाँ बिल्कुल ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला, नहीं नहीं, मोजिला एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये तो क्या है, एक ब्राउजर है, के थ्रू आप क्या करते हैं, नेट सर्फ करते हैं, नेट चलाते हैं। गूगल क्रोम क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। ठीक, इंटेल 8085, 8085, ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं सॉरी, सॉरी इंटेल ये वो है, एक चिप है। तो पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनेक्स से क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताए थे, एक तो था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक मैक ओएस जो कि एप्पल के सिस्टम में पाया जाता है, लाइनेक्स है एक, ये ओपन सोर्स है, मतलब नेट पे फ्री में अवेलेबल, आप भी लेके इसमें एडिटिंग करके यूज कर सकते हैं। एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड लाइनेक्स पे ही बेस्ड है। फिर iOS है, iOS ये एप्पल के फोन्स में मिलता है। फिर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गूगल के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी लाइनेक्स पे बेस्ड है। ठीक, मतलब लाइनेक्स को ही बेस लेकर बनाया गया है, लाइनेक्स से ही इंस्पायर्ड होके बने हैं। ठीक है, लाइनेक्स के कोड का इस्तेमाल किया गया है। फिर यूबंतु है, आई कोड में आप सिस्टम चलाएंगे आपको यूबंतु ही मिलेंगे। ठीक, ये भी लाइनेक्स बेस्ड ही है। ठीक, और फेडोरा, ठीक,
ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी लाइनेक्स बेस्ड ही है। ठीक, तो चलिए ये बहुत सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते थे मैंने एक जगह बता दिए हैं आपको। प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें बताया, बार बार बताता रहूंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? रिसोर्स का मैनेजमेंट करना, हाँ बिल्कुल सही कार्य है रिसोर्स का मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल का मैनेजमेंट करना, बिल्कुल सही। इतने सारे फाइल्स होती हैं एक सिस्टम के अंदर, उनका प्रबंधन या मैनेजमेंट कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्किंग तब होती है जब आप उसे नेट दें, नहीं है तो उसमें कोई नेट का काम नहीं है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, हाँ प्रोसेसर जो लगा होता है उसको मैच करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो क्या कार्य नहीं है? नेटवर्किंग का कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक, क्या करता है? पहली बात तो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ठीक, जब आप सिस्टम चालू करते होंगे तो आपको पता नहीं है बैकग्राउंड में हजारों प्रोसेसेस चलती रहती हैं। ठीक है, आपको शुरुआत में मतलब आप देखेंगे आपने दो तीन चीजें ही खोली हैं लेकिन पीछे हजारों प्रोसेस चलती रहती है। उन प्रोसेस को मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल मैनेजमेंट, आपके सिस्टम में लाखों फाइलें रखी होंगी, कितनी इमेजेस, कितनी फोटोज, वीडियोस, क्या क्या आपने रखा होगा, वो सारी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में मतलब जैसे रैम है वो कितनी यूज होगी, रोम कितनी यूज होगी, ये सब कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी भी होती है कुछ हद तक। जैसे आप जब कंप्यूटर लेते हैं तो उसके पास बाय डिफॉल्ट एक फायरवॉल होती है, या ठीक है, जिसको आप ऑफ ना कर दें तो उसके पास कोई फायरवॉल और एंटीवायरस भी होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इनपुट जो आउटपुट डिवाइस होती है ना उनको भी मैच करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन नेटवर्किंग का कार्य ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता। अब आप जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, अब उसे आप नेट दे दिए तो नेट यूज करने का काम होता है उसका। यहाँ आपको नेट लगा दिए तो नेट आप देख सकते हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क का मैनेज करने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह आज हमने कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन खत्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। ठीक, डिबगर, हाँ ये भी सिस्टम के साथ ही मिलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स ये भी सिस्टम के साथ मिलते हैं, तो हाँ ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप ये सिस्टम के साथ मिलता नहीं है, ये आप अलग से डाउनलोड करते हैं या परचेज करते हैं। तो द राइट ऑप्शन विल बी डी। ये पूछा है कि कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो एडोब फोटोशॉप नहीं है। देखिए जब आप कंप्यूटर परचेज करते हैं ना तो जनरली उसमें कुछ चीजें मिलती ही मिलती हैं। बायोस, ये तो एकदम बिना इसके सिस्टम चल नहीं सकता। बायोस आपको प्री इंस्टॉल्ड पहले से मिला रहेगा, फर्मवेयर भी उसके अंदर रहेगा, ये चीजें आप कंट्रोल में नहीं रहती हैं, बस रहती हैं। डिवाइस के ड्राइवर्स भी मिले होते हैं, कभी कभी आपको सीडी मिलती है इसके लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप जैसा ले रहे हो, इस समय विंडोज 10 चल रहा होगा, 11 चल रहा होगा, 12 चल रहा होगा, जैसा आप खरीदोगे आपको मिल जाएगा। ठीक, यूटिलिटीज जैसे कुछ गेम्स मिल जाते हैं, डिबगर मिल जाता है, जैसे इसमें का डिबगर है। ठीक है, ये सब चीजें मिलती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब जैसे क्या है, आपने के अंदर कंपाइलर या इंटरप्रिटेटर ये पहले से इंस्टॉल्ड होता है। कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर ये मैं आपको कई बाद में बता दूंगा अगर नहीं पता होगा, तो ये भी आपको मिलते हैं। तो ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ जो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं चीजों से आएंगे। ये आपको सिस्टम में साथ में मिल रहे हैं, कंपलसरी है सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक, अब ये क्या है नीचे जो मैं लगाया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाउनलोड करते हैं। जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ठीक है, पीडीएफ को देखने के लिए ऑडासिटी है, पेंट है, गूगल ड्राइव है, जीमेल है, नेटफ्लिक्स है। क्या सब कंपलसरी है? नहीं, ये सब आप अपनी जरूरतों के हिसाब से डाउनलोड करते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कंपलसरी है आपके सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कौन से नहीं है। इस प्रकार आज हमने जो अपना पार्ट 2 है कंप्यूटर्स का वो खत्म किया। मैंने इस पे 20 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, ये आप ही का नुकसान, मेरा कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार से मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू और
हैव ए नाइस डे।